आज व्यू 360 में क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 तैयारों का इस्तेमाल कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अपने खित्ते के खुशतरीन लोग और अमेरिका में खसरा फिर से फैलने की बड़ी वजह वैक्सीनेशन के खिलाफ मुज़ाहमत। और क्या लाखों भारतीयों की बेरोजगारी का मसला भारतीय इंतखाबात पर असरअंदाज होगा? इसका जायजा भी हम लेंगे आज के शो में वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कल बुध के रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए खारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। इस मौके पर अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के बारे में भी बात की। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे सहर माजिद से। सहर, क्या डिटेल्स हैं सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से जो बात की है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो बात हुई है? जी असद, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीका की खारजा पॉलिसी के हवाले से उनके दौरे हुकूमत में होने वाली कामयाबियों को हाईलाइट किया। एक्सक्यूज़ मी। साउथ कोरिया के अलावा जिस कामयाबी का उन्होंने सबसे ज़्यादा जिक्र किया वो है शाम से दाइश का खात्मा। सदर ट्रंप ने कहा है कि शाम से दाइश की खिलाफत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। मैं ये आपके लिए लाया हूँ। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ सुर्ख है। नवंबर 2016 में सदारती इंतखाबात की रात तक ये सुर्ख रंग शाम में दाइश की मौजूदगी की अक्कासी करता है। अब आप इस दूसरे नक्शे को देखें जिसमें कोई सुर्ख हिस्सा नहीं है, बस एक छोटा सा टुकड़ा ही सुर्ख है जो आज रात तक खत्म हो जाएगा। तो ये शाम में दाइश मेरे सदर बनने से पहले और ये है आज की तारीख में। यहाँ इस बात की याद दहानी ज़रूरी है कि दिसंबर 2018 में सदर ट्रंप ने शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला का फैसला किया था, जिसमें वाइट हाउस में इसके ऊपर उन पर कड़ी तनकीद का सामना उनको करना पड़ा था और उनको अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उनकी इंतज़ामिया पाकिस्तानी ओहदेदारों से जल्द मुलाकात करेगी, लेकिन ये मुलाकात कब और कहाँ होगी इसके बारे में कोई तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। थैंक यू सर। सहरा में बता रही थी कि जिस तरह की सिचुएशन हमें अभी सदर ट्रंप के बयान के बाद दिखी है और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात 6 माह पहले की निस्बत बेहतर हुए हैं। उनके मुताबिक इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया की जनूबी एशिया की पॉलिसी के पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर मनफी असरात के बारे में तशवीश ज़रूर पाई जाती है। आज मैं ये तो नहीं कहता कि हम शीर और शकर हो गए, बिल्कुल नहीं मैं ये कह रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक करेक्टिव मैकेनिज़्म जो है उसका आगाज़ हो चुका है और बेहतरी की तरफ इम्कानात बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सदर ट्रंप ने भी कहा है, ये इनके जो फोकल पर्सन हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं एम्बेसडर खलीलजाद, उन्होंने भी कहा है। और ये मुझे तासुर अब जो म्यूनिख के मेरी यूएस के कांग्रेसमैन के साथ और सेनेटर के साथ जो नशिस्त हुई उसमें भी ये मुझे तासुर मिला कि जो बिल्कुल जो एक लगता था ना कि ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं, उनमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान F-16 के हवाले से भी पाकिस्तान और इंडिया का जो तनाज़ा था उसमें F-16 के इस्तेमाल के हवाले से अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट पे भी बात होती रही। पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी ने जहां एक बार फिर किसी मुमकिना जौहरी जंग के खदशे को हवा दी, वहीं ये बहस भी छिड़ी कि आया भारत के साथ 27 और 28 फरवरी को होने वाली फ़िज़ाई झड़प में पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी F-16 के इस्तेमाल का भारतीय इल्ज़ाम दुरुस्त था या नहीं, और ये भी कि क्या पाकिस्तान के दिफा के लिए अहम इन तैयारों की फ़रोख्त की शराइत पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ इनके इस्तेमाल से रोकती हैं। इस बारे में मैंने कुछ तहकीक भी की और कुछ माहिरीन से भी बात हुई। लेट्स हैव अ लुक। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 80 F-16 तैयारे मौजूद हैं। इंडिया का दावा है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने उसके तैयारे अमरीका से खरीदे गए F-16 तैयारों की मदद से गिराए। हमारे पास इस बारे में काफी सबूत मौजूद हैं कि इस मिशन में F-16 तैयारे इस्तेमाल हुए थे। पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR ने F-16 तैयारों के इस्तेमाल के भारतीय इल्जाम की तरदीद की। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम पहली बात तो ये है कि कहीं भी किसी एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ
کہ ہم نہیں استعمال کر سکتے. ہاں ضرور ہے کہ ہمیں ملے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے, کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے, لیکن ہم پابند نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا, ہم نے آپ پہ حملہ نہیں کیا. امریکی محکمہ خارجہ نے اس حوالے سے پوچھے گئے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. And we're following that issue very closely. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کانگریس کو جمع کرائے گئے ایک خط کے مطابق بلاک 52 F-16 طیارے پاکستان کو انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے آپریشنز میں مدد کے لیے دیے گئے. پاکستان کو 9/11 کے بعد F-16 طیاروں کی فراہمی کے عمل میں امریکی کانگریس بھی شامل رہی. میں نے کانگریس کے سامنے تصدیق کی تھی کہ پاکستان کو یہ F-16 بیچے جائیں, اور میری اس کے لیے دلیل یہ تھی کہ اس سے پاکستان ایئر فورس کو ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کے قابل بنایا جا سکے, جس سے یہ طیارے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ کرنے کے کام آئیں گے. لیکن ایمبیسڈر رچرڈ آلسن کے مطابق بھارت کے خلاف استعمال کی ممانعت ہمیشہ سے واضح امریکی پالیسی رہی ہے. It is of course not the case that we want Pakistan to use the weapons. یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کو یہ اسلحہ بھارت کے خلاف استعمال کرنے کو دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی ہمیشہ سے واضح رہی ہے. وائس آف امریکہ کی تحقیق کے مطابق جو دستاویز 2016 میں بلاک 52 F-16 سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کانگریس کو جمع کرائی گئی, اس کے مطابق پاکستان ان طیاروں کا استعمال اپنے دفاع اور دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کر سکتا ہے. پروکیورمنٹ اور بیچنا ویپنز کا وہ بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے اور بیہیویئر شیپنگ کے لیے بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ امریکہ چاہے گا کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں اس قدر کی کلیش ہو جائے. اسی وجہ سے ان کو توازن رکھنا ہے, اور وہ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جو کمزور طاقت ہوتی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. ماہرین کے مطابق بھارت اور پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت کے وقت امریکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی مد نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش فروخت سے متعلق معاہدوں میں بھی اکثر دیکھی جا سکتی ہے, لیکن یہ سوال اب بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے حالات میں یہ ممکن ہے کہ خرید و فروخت کے ان معاہدوں کی شقوں کا نفاذ یقینی بنایا جا سکے. امریکہ ایک ایسے وقت میں اپنے میزائل پروگرام کے دفاعی بجٹ میں کمی کرنے کی تجویز دے رہا ہے جس میں جب اس کے حریف روس, چین, ایران اور شمالی کوریا میزائل ٹیکنالوجی میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور انہیں جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گزشتہ برس میزائل ڈیفنس ایجنسی کا بجٹ $9.9 ارب تھا, جسے کم کر کے $9.4 ارب کر دیا گیا ہے. حالیہ برسوں میں امریکہ میں دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے بعد اب توجہ ہے جدت اور ٹیکنالوجی پر, لیکن کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ دوسری طاقتوں کی جانب سے بیلسٹک میزائلز کے بڑھتے خطرے کے تناظر میں امریکہ کو مزید فنڈنگ درکار ہوگی. امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کے میزائل ڈیفنس کے ایک جائزے کے مطابق چین کے پاس تقریباً 125 جوہری میزائل موجود ہیں جو امریکہ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں. روس نے دور تک مار کرنے والے کروز میزائل کی صلاحیت حاصل کی ہے, جس کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ درمیانے درجے تک مار کرنے والے ایٹمی ہتھیاروں کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے وسیع ایٹمی اسلحے میں اضافے کے لیے ایک نیا ہائپرسونک ہائپر فاسٹ میزائل تیار کر لیا ہے. شمالی کوریا نے بین البراعظمی میزائلوں کی تیاری کے لیے تیزی سے کام کیا ہے, اور اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا تجربہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اور ایران نے حال ہی میں ایک ایسا میزائل متعارف کرایا ہے جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل ہے. اس نے سیٹلائٹ چھوڑنے کا بھی ناکام تجربہ کیا ہے. اس کے بارے میں امریکہ نے کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے میزائلوں کے دفاعی نظام کو وسعت دی ہے جس سے حملہ آور میزائلوں کو گرایا جا سکتا ہے. اس وقت امریکہ کے پاس زمین پر 44 ایسے نظام موجود ہیں جو حملہ آور میزائلوں کو روک سکتے ہیں. ان میں سے بیشتر ریاست الاسکا میں نصب ہیں جو طویل فاصلے کے میزائل کو آدھے راستے میں ہی فضا میں روک سکتا ہے. ایسے مزید نظاموں کا منصوبہ بنایا گیا ہے. تاہم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کاروں کو پریشانی ہے کہ مجوزہ بجٹ کٹوتی سے تیاری کا کام رک سکتا ہے. امریکی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزائل کے اپنے دفاعی نظام کی صلاحیت کو بڑھائے, یعنی اپنے تجرباتی پروگرام میں اضافہ کرے اور امریکی سرزمین پر ایسا مزاحمتی نظام نصب کرے جو حملہ آور میزائلوں کو روک سکے. امریکہ کو یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ خلا میں لیزر ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے مزید سرمایہ لگائے جو میزائلوں کو چھوڑے جانے کے وقت ہی انہیں تباہ کر سکے. اس بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ میزائلوں کے دفاعی نظام کو شمالی کوریا کی جانب سے خطرے پر توجہ دینے کے لیے مشرق وسطی سے منتقل کر دیا گیا ہے.
खलीज फारस के इलाके और शिमाल मशरकी एशिया दोनों ही हिस्सों में हमारे इत्तेहादी और साथी हैं और हमारे लिए लाजिम है कि हम ईरानी और शिमाली कोरियाई मिसाइलों के खतरे का दिफा करें। इन तज्जियाकारों का कहना है कि अमेरिका के दुश्मनों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के फैलाव के पेश नज़र जरूरी है कि मिसाइलों की दिफाई टेक्नोलॉजी में मसावी सरमायाकारी की जाए। ब्रायन पैडन के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। गुज़िश्ता जुमे क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद पर होने वाली दहशतगर्दी के हमलों के बाद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सेमी ऑटोमेटिक और असॉल्ट राइफल्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मुल्क की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने गन कंट्रोल से मुताल्लिक़ इस्लाहात का ऐलान करते हुए कहा कि उन तमाम नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी लगाई जा रही है जो 15 मार्च के हमले में इस्तेमाल हुए थे। इसके साथ ऐसे तमाम पार्ट्स पर भी पाबंदी लगाई गई है जिनकी मदद से एक नीम खुदकार हथियार को फौजी नौयत के हथियार में तब्दील किया जा सकता है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने पाबंदी के ज़ुमरे में आने वाले असलहे के मालिकान को इसकी वापसी के लिए पुरकशिश मुराद की स्कीम का भी वादा किया है। क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में नमाजियों पर एक सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त की फायरिंग से 50 अफराद हलाक हो गए थे। किसी अवामी मुकाम पर फायरिंग में हलाकतों की तादाद के एतबार से ये न्यूजीलैंड की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या था। मुल्क की वज़ीर आज़म ने वाक़े के फ़ौरन बाद मुल्क के असलहे की कवानीन में तब्दीली लाने का फैसला किया था। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप और बहुत सी खबरों और तबसरों के अलावा पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के उस फैसले के बारे में भी पढ़ सकेंगे जिसमें अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मिशाल खान के कत्ल के मजीद 2 मुलजमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही हो तो आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारा सारा कंटेंट बआसानी मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जनूबी एशिया के खित्ते में सबसे ज़्यादा खुशबाश कौम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन 20 ममालिक में पिछले साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बेहतरी हुई, पाकिस्तान उनमें से एक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पर पाकिस्तान की इस साल की रैंकिंग 67 है, जो कि गुज़श्ता साल की 75वीं पोजीशन के मुकाबले में 8 पॉइंट्स बेहतर है। फिनलैंड मुसलसल दूसरे साल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रिया टॉप 10 ममालिक में शामिल है। जनूबी सूडान इस इंडेक्स में सबसे नीचे है। इस इंडेक्स पर 156 ममालिक का ऐसे अवामिल के हवाले से जायज़ा लिया जाता है जो लोगों की खुशी को मुतासर करते हैं। इनमें मुआशी तरक्की, गवर्नेंस, सेहतमंद ज़िंदगी, करप्शन की अदम मौजूदगी और फ़रासत शामिल हैं। जैसे जैसे इंडिया में 11 अप्रैल के आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अपोजिशन जमातों की तरफ से 2014 के इंतखाबात में लाखों नौकरियों का वादा पूरा ना करने पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि मोदी की पार्टी बीजेपी इस तनकीद को मुस्तरद करते हुए इंडिया की मुआशी तरक्की की मिसाल देती है। ये नई दिल्ली के गिरदोनवा के देही इलाकों से आने वाले लोगों का पहला स्टॉप है। शहर का वो मसरूफ चौराहा जहाँ से ठेकेदार दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर उठाते हैं। इनमें से बहुत से नाउम्मीद हैं क्योंकि इन्हें पिछले 2 हफ्तों से काम नहीं मिला। मेहनत करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई भी काम हो कर भी सकते हैं, उसके लिए मना नहीं करते। परेशानी यही है, आज कर लिया कल नहीं करा, कल खाने के लिए नहीं है आज खाने के लिए ले आए, तो परेशानी यही है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि बेरोजगारी और काम की मंदी के आदादोशुमार नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में अवामी सतह पर पढ़े लिखे या अनपढ़ दोनों ही तबकात में अपने उरूज पर है। अपोजिशन रहनुमा और मुहक्किकीन हुकूमत के एक लीक होने वाले गैर अशात शुदा सर्वे का हवाला देते हैं जिसके मुताबिक बेरोजगारी इंतहाई बुलंदी पर है। हमारी हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमें एक बड़े बहरान और मुमकिन तबाही का सामना है। वज़ीर आज़म मोदी की भारतीय जनता पार्टी रोजगार के आदादोशुमार को मुस्तरद करते हुए कहती है कि ये महज उन 15% भारतीयों पर मबनी है जो बाज़ाब्ता मईशत का हिस्सा है, और वो ऐसी रिपोर्ट्स गिनवाते हैं जिनमें रोजगार पैदा होने की बात की गई है। बीजेपी के मुताबिक मसला नौकरियों का नहीं बल्कि रहन सहन का है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों को भारत की मुआशी तरक्की की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के शोबों में रोजगार मिला है। और फिर चैनपाल सिंह जैसे लोग भी हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर कर्जा लिया और टैक्सी खरीदी ताकि वो ऐप के जरिए टैक्सी बनाने के बढ़ते हुए रुझान का फायदा उठा सकें, और 2 साल में उन्होंने 2 मजीद गाड़ियां खरीद ली हैं। पहले से बेटर है, जैसे मैं नौकरी करता था तो उसमें 15 से 17 18 तक मेरे को मिलता था, लेकिन अब यह है कि मेरे को अब 20 से 25 किसी महीने 30 भी हो जाता है। अगरचे डाटा मुतजाद तस्वीर पेश करता है, लेकिन मौशी माहिरीन का कहना है कि बेरोजगारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 2016 में लगने वाली करेंसी पर पाबंदी के बायस रोजगार का शोबा सुकड़ गया है।
नरेंद्र मोदी की मेड इन इंडिया कैंपेन का आगाज सुस्त रहा है और मंदी का शिकार सनती शोबा बढ़ती हुई बेरोजगारी से निमटने के लिए नाकाफी है। मजीद नौजवान मेहनतकश तबके में शामिल हो रहे हैं। लाखों अफराद काश्तकारी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तामीर के शोबे में मजदूरी हासिल करने से कासिर हैं, क्योंकि तामीरी सरगर्मियां सरमायाकारी में कमी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नई सरमायाकारी नहीं आ रही या नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे, यकीनन हो रहे हैं, लेकिन इस रफ्तार से नहीं जिससे नौकरियों की जरूरत है। नौकरियों या उनकी कमी ने इंडिया में एक बहस छेड़ दी है, जिसका जवाब वो लाखों वोटर्स देंगे जब वो ये फैसला करेंगे कि आया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार संभालने का दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं। अंजाना पेसरीचा के साथ साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2014 के इंतखाबात में तो वादा था नौकरियों का। 2019 में क्या चल रहा है इंडिया में? अप्रैल में होने वाले आम इंतखाबात में इसके अलावा कौन कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं और कौन सा इशू ऐसा है कि जो किसी भी पार्टी को जितवाने में किरदार अदा कर सकता है? इस सवाल के और इसके अलावा बहुत से सवाल जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की रेतुल जोशी न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। रेतुल, क्या अहम इशूज़ हैं इन इंतखाबात में और पाकिस्तान कितना चर्चे में है इंडिया में? असद, इश्यूज की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन 2014 के साथ करना चाहूंगी, जहां पर एक बहुत बड़ा इशू था करप्शन का, एक बहुत बड़ा इशू एंटी इनकम्बेंसी बन गया था क्योंकि लोग उस वक्त की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे, और तीसरा एक वेव साफ तौर पे नजर आ रही थी 2014 में बीजेपी के फेवर में। इस बार कोई ऐसा बहुत डोमिनेंट इशू है जिसको लेकर लोग सारे एक साथ मिलकर वोट करेंगे, फिलहाल कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी एक एज, एक एडवांटेज जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी, उसी को ही नजर आती है असर, क्योंकि अगर आप तमाम ओपिनियन पोल्स उठा के देख लें, आप एनालिस्ट से बात करके देख लें, तो सबको ये बात समझ आ रही है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा फिलहाल ऑपोजिशन नहीं ला पाया है जिसको लेकर वो मौजूदा सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला खोल सके। आप जो स्टोरी दिखा रहे थे उसमें आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जॉब्स यकीनन घटे हैं, डिमोनेटाइजेशन से लोगों को बहुत जबरदस्त दिक्कत हुई थी, और इसके साथ साथ इकोनॉमी में एक स्लो डाउन जरूर आया है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर या ऑपोजिशन से कोई ऐसा बड़ा चेहरा उभर के सामने आ गया हो, ऐसा भी इस वक्त हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है। तो मुद्दा कोई बहुत डोमिनेंट नहीं है, और साथ ही साथ बीजेपी का अपना जो उन्होंने दोबारा नारा दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है, उसे लेकर भी कोई बहुत स्ट्रांगली ऑपोजिशन उस पर कोई हमला बोल पा रहा हो, ये फिलहाल नहीं दिख रहा था। तो बीजेपी और कांग्रेस इस दफा के जो इलेक्शंस हैं, क्या अहम एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे वो लड़ रहे हैं? कैंपेन का हिस्सा क्या है? मैनिफेस्टो में कुछ चेंजेस हैं, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं? देखिए, जो जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त चुनाव लड़ा जा रहा है, जो इंतखाब हैं, उन पर बहस चल रही है। मोदी सरकार है, उसका ये कहना है कि हमने अभी तक बहुत बेहतरीन काम किया है और आगे भी इसी तरक्की को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी को एक मुद्दा बना रही है। राफेल डील को लेकर भारत में बहुत जबरदस्त बहस छिड़ी थी कि क्या इसमें किकबैक किए गए, क्या इसमें कोई धांधली हुई, लेकिन वो भी एक बड़ा इलेक्शन इशू फिलहाल बनती नहीं दिख रही। वो एक चर्चा का विषय, वो एक बहस का मुद्दा जरूर बना, लेकिन उसको लेकर कितने वोट पड़ेंगे ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा पाकिस्तान की आप चर्चा कर रहे थे, पुलवामा में जो हमला हुआ था और उसके बाद भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई आई थी, उसे हर इलेक्शन रैली में बीजेपी के जो जितने बड़े नेता हैं वो जरूर उठाते हैं, और उसे लेकर एक चीज लास्ट में मैं चाहूंगा कि इसको भी हम ऐड करते चले डिस्कशन में। मुसलमान वोटर्स का ट्रेंड जो है, जो झुकाव है, किस तरफ है इस दफा? बहुत मुश्किल है ये बात कह पाना सर, क्योंकि देखिए अगर हम 2014 के इंतखाब की बात करें तो ये हुआ था कि एक तरह से जो बाद में सारे एनालिस्ट मिलकर इस नतीजे पे पहुंचे थे कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था हिंदू वोट का, लेकिन इस वक्त मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है या किसी एक पार्टी को वो चुन रहा है, ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हैं। मुस्लिम वोटर अभी भी बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो उसका ट्रेडिशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसकी तरफ वो ज्यादा झुका हुआ है, या समाजवादी पार्टी जिसकी तरफ बहुत सारे मुस्लिम वोट जाते थे वो उनको पूरी तरह अट्रैक्ट कर पाए हैं। एक चीज और भी असर इन इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि बहुत क्लोज टू द चेस्ट है लोगों का, जो भी उनका वोटिंग का डिसीजन है, कोई खुलकर अपनी बात कहना नहीं चाहता है, और सबको शायद ये लगता है कि एक बार जब हम वोट डाल देंगे तो उसी के जरिए अपनी राय फिर एक बार हम पेश कर पाएंगे और बता पाएंगे कि वो मौजूदा हुकूमत को दोबारा चाहते हैं या इस बार कोई तब्दीली आ पाएगी। थैंक यू रेतुल जोशी हमें अपडेट कर रही थी न्यू दिल्ली से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया में इलेक्शंस के हवाले से बन रही है उस पर बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया रेतुल आपका।
پاکستان میں پولیو فری بنانے کے لیے پاکستان کو حکومت پاکستان کی کوششیں جاری رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک ایسا نہیں ہو سکا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کے آغاز سے اب تک 6 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ میں بھی اسی طرح سے اس سال جو تقریباً 20 سال پہلے خسرے کے مقابلے میں خسرے سے پاک قرار دیا گیا تھا امریکہ کو، وہ دوبارہ سے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں اس وبا کے پھوٹنے کے واقعات پھر سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اور کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل کا فما ہے، آئیے جانتے ہیں۔ زینا پوٹراک 5 بچوں کی ماں اور نرس پریکٹیشنر ہے۔ وہ اپنے بچوں کو خالص خوراک، صاف پانی، کھلی فضا اور جسمانی طور پر متحرک رکھنے کی قائل ہے، لیکن وہ وبائی بیماریوں کے خلاف امریکی محکمہ صحت کی تجویز کردہ ویکسینز دینے کے حق میں نہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اپنے 2 بڑے بچوں کو کچھ ویکسینز دینے کے بعد کیا۔ میرے کچھ قریبی دوستوں کے بچوں کو ویکسین لینے کے فوراً ہی بعد مرگی کا دورہ پڑا، جبکہ انہیں ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہی میری مزید ریسرچ کی وجہ بنی کہ یہ کتنی محفوظ اور پر اثر ہے۔ زینا کہتی ہیں ان کے بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہیں۔ ویکسینز لینے والے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ویکسین کے باعث یہ بچے ان بچوں سے رابطے پہ آنے پر جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، تاہم ایسا نہیں ہے۔ بیماریوں کی روک تھام سے منسلک امریکی ادارے CDC یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق 2 سال تک کی عمر کے بچوں کو 14 ویکسینز ملنی چاہیے، لیکن امریکہ میں 2 سال سے کم عمر کے بچوں کی 1 لاکھ تعداد ایسی ہے جن کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہوئی، اور پچھلے کچھ برسوں میں اس تعداد میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جو CDC کے مطابق تشویش کا باعث ہے۔ اور حال ہی میں امریکہ میں کئی ریاستوں میں بڑی تعداد میں سامنے آنے والے خسرہ کے کیسز سے اس تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ خسرے کی پیچیدگیاں عام اور سخت ہیں۔ ہمیں جس کا ڈر ہوتا ہے وہ نمونیا ہے، کیونکہ خسرے کا نمونیا یا ثانوی بیکٹیریل نمونیا ہو سکتا ہے جو خسرے کے وائرس کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر سبیلا کہتے ہیں دوسری پیچیدگیوں میں انسیفلائٹس شامل ہے، جس میں دماغ پر سوجن آ جاتی ہے۔ اس سے متاثر ہونے والے بچوں کو زندگی بھر ذہنی نشوونما سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر سبیلا کے مطابق خسرہ ایک سے دوسرے کو لگنے والا مرض ہے جو ویکسینیشن نہ ہونے کی صورت میں انتہائی تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ یہ اطمینان کہ یہ ایک دفعہ ہونے والی بیماریاں ختم ہو چکی ہیں اور یہ کبھی شدید نہیں تھیں۔ میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی والدین میں اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرانے سے ہچکچاہٹ موجود ہے اور اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ زینا جیسے بہت سے والدین کا ویکسینز کے سائیڈ ایفیکٹس کا خوف بھی ہے۔ میرے خیال میں زیادہ امریکی عوام اس کی افادیت کو سمجھتی ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخصوص کمیونٹی پاکٹس ہی کیوں، ان کے وہ کیا عقائد ہیں جو ویکسینیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ڈاکٹر ڈے بیاسی کہتی ہیں کہ کمیونٹیز اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے قائل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس وقت امریکہ بھر میں ماہرین درجن بھر ہاٹ سپاٹس پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں یا تو ویکسین سے انکار کیا جا رہا ہے یا تاخیر برتی جا رہی ہے۔ ماہرین کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ کہیں یہ بیماری وبائی صورت نہ اختیار کر لے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویکسینیشن کے حوالے سے پاکستان میں بھی ڈیبیٹ رہتی ہے اور ایشوز رہتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم